हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को। इसके पोइट हैं पैब्लो नेरूदा। अगर इस पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई हैं और सेंट्रल आइडिया भी डाल दिया गया है। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले अगर हम इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देख लें और सेंट्रल आइडिया को कवर कर लें तो हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आसान रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नेम द पोएम एंड द पोइट, के पोएम का नाम क्या है और इसके पोइट कौन है। द पोएम इज़ कीपिंग क्वाइट, पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है पैब्लो नेरूदा। हाउ डज़ द पोइट वॉन्ट टू स्टे स्टिल, कवि कितनी देर तक स्थिर रहना चाहता है, शांत बना रहना चाहता है। द पोइट अर्जेस दैट, पोइट अपील करता है कि ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, टू काउंट अप टू 12 को क्या करना चाहिए, 12 काउंट करने चाहिए। एंड रिमेन्स स्टिल, और हमें स्थिर बने रहना चाहिए फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ही होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट, मौन रहकर कवि क्या प्राप्त करने की उम्मीद करता है। आंसर, द पोइट होप्स दैट, कवि उम्मीद करता है दैट बाय कीपिंग क्वाइट, के मौन रहकर, वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, हमें एक अवसर मिलेगा, टू इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को परखने का, अपने आप को देखने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का। द स्ट्रेंज स्टिलनेस विल गिव अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, और जो अजीब सी स्थिरता है, विल गिव अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, हमें भावना प्रदान करेगी किसकी, टुगेदरनेस, साथ साथ होने की। आज जो हम अलग अलग हैं, हमारे पास समय नहीं है दूसरों से मिलने का, हम क्या कर पाएंगे, साथ साथ रह पाएंगे, टुगेदरनेस हो पाएंगे। What does the poet mean by not move our arm so much? यहाँ जो लाइन दी है not move our arm so much, इससे क्या तात्पर्य है। The poet wants us not to move our arms, पोइट चाहता है कि हम अपने हाथों को भी ना हिलाएं so much, बहुत अधिक, बिकॉज क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू स्टॉपिंग आवर इंट्रोस्पेक्शन, कि जो शारीरिक क्रियाकलाप है वो क्या करेगा, हमारे इंट्रोस्पेक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा। जो आत्मनिरीक्षण हम अपना कर रहे हैं उसको रोक लेगा। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स हम अपने आप को इंस्पेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए अपने आप का इंस्पेक्शन कर पाएंगे हम। नॉट मूविंग अवर आर्म्स, हम अपने हाथों को ना हिलाते हुए का मतलब है, आल्सो सजेस्ट, ये सुझाव देता है, स्टॉपिंग ऑल काइंड ऑफ वायलेंस, क्या संकेत देता है कि जितनी भी प्रकार की जो हिंसाएं हैं वो हमें क्या कर देना है, बंद कर देना। किसी भी प्रकार की हिंसा करनी नहीं है, अपने हाथ हिलानी नहीं है, उठानी नहीं है किसी पर हाथ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12, यहाँ जो 12 काउंट करने के लिए कहा गया है इसका क्या मतलब है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12, जो महत्वता है 12 नंबर को काउंट करने की, दैट वह यह है कि देयर आर 12 आवर्स इन अ क्लॉक, कि घड़ी में 12 घंटे होते हैं। 12 मंथ्स इन एन ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। द पोइट वॉन्टेड पीपल टू स्टे स्टिल, कभी चाहता है कि लोग स्थिर बने रहें, स्टिल एज लॉन्ग एज दे कुड, जितनी देर तक बने रहना चाहें उतनी देर के लिए। वहाँ उसका कहने का मतलब ये है। डिस्क्राइब द पन ऑन द वर्ड आर्म्स, यहाँ जो वर्ड आर्म्स है उसमें पन को वर्णन करना है। पन इज़ अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, और पन का मतलब होता है कि जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसके डुअल मीनिंग निकलते हैं, 2 मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, एक मीनिंग कुछ और दे रहा होगा और दूसरा मीनिंग उसका कोई और सेंस दे रहा होगा। चलिए देखते हैं। आर्म्स हैज़ 2 मीनिंग, हैंड्स एंड वेपन्स, यहाँ आर्म्स के 2 मीनिंग है। एक तो आर्म्स का मतलब होता है हाथ, भुजाएं, एंड सेकेंड मीनिंग होता है उसका वेपन। ये 2 मीनिंग हो गई। सो द पोइट वॉन्ट्स अस टू बी स्टिल, इसलिए कभी चाहता है कि हम स्थिर बने रहें। नॉट मूविंग अवर हैंड्स, ना तो हमें अपने हाथ हिलाना है। आल्सो नॉट फाइट, और ना ही हमें लड़ना है। नॉट यूज़ वेपन्स, ना ही हमें वेपन्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आर्म्स के 2 सेंस निकल रहे हैं, एक हैंड्स का सेंस निकल रहा है और एक वेपन्स का सेंस निकल रहा है। जब एक वर्ड 2 सेंस निकालता है कहीं तो वहाँ पर पन कहलाता है। स्टैंजा नंबर 2, It would be an exotic moment without rush, without engines.
वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट? एक आकर्षक क्षण कौन सा होगा? द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, जो स्थिरता का जो क्षण है, एंड क्वाइटनेस, शांत होने का जो क्षण है, वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, वही क्या होगा? एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक आकर्षण मोमेंट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाई वुड इट बी एक्सोटिक? वह क्षण आकर्षण क्यों होगा? द मोमेंट विल बी एक्सोटिक, वह क्षण बहुत ही आकर्षण होगा, बिकॉज क्योंकि इट विल बी इनिशिएट, ये क्या करेगा? ये शुरू करेगा पीस, शांति को, एंड ब्रदरहुड, भाईचारे को, इन द स्ट्रेंथ मोमेंट, और इस विशेष क्षण में देयर वुड बी क्वाइटनेस, एक शांति होगी ऑल अराउंड, चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर? सबके साथ एकत्रित होने का क्या परिणाम निकलेगा? द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर विल बी दैट, सबके साथ एकत्रित होने का परिणाम ये निकलेगा दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, विच विल फॉस्टर हार्मनी एंड ब्रदरहुड, और जो किस चीज़ को बढ़ाएगा? हार्मनी, सामंजस्यता को बढ़ाएगा, ब्रदरहुड, भाईचारे को बढ़ाएगा। एक्सप्लेन सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल में आया है सडन स्ट्रेंजनेस, वो पोइट ने क्यों इस्तेमाल में लिया है? उसका क्या मतलब है? इसका क्या तात्पर्य है? इसका सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स, सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब है दैट इट वुड बी समथिंग अनयूजुअल, कि कुछ असामान्य सा होने वाला है। एज देयर इज टोटल साइलेंस, क्योंकि चारों तरफ क्या है? साइलेंस ही साइलेंस है। एंड अ मूवमेंट ऑफ टुगेदरनेस, और क्या है? और साथ साथ होने के मूवमेंट हैं, क्षण हैं, एक साथ एकत्रित होने के क्षण हैं। स्टैंजा नंबर 3, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Name the different kinds of war mentioned in the above lines. What does the poet mean by green wars? नाम दीजिए विभिन्न प्रकार के जो युद्ध हैं इसमें मेंशन किए गए इस लाइन में। What does the poet mean by green war? और यहाँ पर ग्रीन वार से क्या मतलब है पोइट का? चलिए देखते हैं। ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स का एग्जाम्पल, वार्स अगेंस्ट नेचर, जो ग्रीन वार हैं वो युद्ध जो किसके खिलाफ हैं? नेचर, प्रकृति के खिलाफ हैं। वार्स विद पॉइजनस गैसेस, वो युद्ध जो क्या कर रहे हैं? जिससे पॉइजनस गैस फैलाई जा रही हैं। वार्स विद फायर आर्म्स, और जो शस्त्रों से लड़े जा रहे हैं। अदर डिफरेंट काइंड ऑफ वार, वो अलग प्रकार के वार हैं। यानी दो प्रकार के वार हैं, एक तो नेचर में हम गैस मतलब पॉइजनस गैसेस छोड़ी जा रही हैं, एक वो वार है, और एक वो वार है जो हाथ में हथियार लेकर चल रहे हैं, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। दो प्रकार के वार हो गए। ग्रीन वार मीन्स, यहाँ ग्रीन वार का मतलब है क्या है? अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, क्या करना? पर्यावरण के खिलाफ युद्ध लड़ना। वारिंग नेशन, युद्ध लड़ने वाले जो राष्ट्र हैं, कीप ऑन डेवलपिंग न्यू वेपन, वो लगातार नए शस्त्र विकसित कर रहे हैं। टू वेज वार अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, और वो क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक्सप्लेन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यहाँ वर्ड विक्ट्री विद नो सर्वाइवर है, इसका मतलब है एक ऐसी जीत, एक ऐसी विजय जिसमें कोई जीवित नहीं रहा। इसका क्या मतलब हुआ? द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज, कभी ये संदेश पहुंचाना चाहता है दैट वार ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, कि जो युद्ध हैं वो विनाश लाते हैं। लीव्स नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, और छोड़कर जाते हैं नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, कोई बचता नहीं है उस युद्ध को सेलिब्रेट करने के लिए, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। नो वन कैन गेन एनीथिंग बाय वैगिंग वार्स। टू मेक नो वन कैन गेन एनीथिंग बाय वैगिंग वार्स, के कोई क्या नहीं कर सकता है? युद्ध जीतकर कोई बहुत बेनिफिट नहीं उठा सकता है। ठीक है, अगर आप युद्ध जीत भी जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आप सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध के परिणाम कैसे होते हैं? भयंकर होते हैं। चारों तरफ क्या होता है? सर्वनाशी होता है। जीतने वाले का भी नुकसान होता है और हारने वाले का भी नुकसान होता है, दोनों तरफ से ही विनाश होता है। वॉट डज द पोइट वॉन्ट्स द वॉर मॉन्गर्स टू डू? कवि के अनुसार युद्ध की आग भड़काने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? द पोइट वॉन्ट्स, कवि चाहता है कि जो वॉर मॉन्गर्स हैं, युद्ध को भड़काने वाले हैं, युद्ध को बढ़ावा देने वाले हैं, टू पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स,
उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। टू क्लीन क्लॉथ सिम्बलाइजेज शेडिंग देयर ईविल वे। क्यों? जो क्लीन क्लॉथ्स हैं वो प्रतीक होते हैं शेडिंग देयर ईविल आई, क्या करने के? जो उनकी क्रूअल आँखें हैं उनको झुकाने के, बहाने के। टू मेक पीस विद देयर ब्रदर्स, कि वो क्या कर सकें? अपनी ईविल आई को शेड कर लें, बंद कर लें, हटा लें। टू मेक पीस, शांति फैलाएं विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के बीच में। कि मतलब युद्ध भड़काने वाले हैं वो क्लीन क्लॉथ पहन लें, ठीक है, और अपनी ईविल आई को क्या करें? हटा लें और शांति को फैला दें और भाईचारे को बढ़ाएं। उनको ये करना चाहिए, कभी उनको ये सलाह देता है। एक्सप्लेन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। यहाँ पर वार्स विद गैस और वार्स विद फायर का क्या तात्पर्य है? वार्स विद गैस, वार्स विद फायर रेफर, वार्स विद गैस और वार्स विद फायर यहाँ पर संकेत करता है टू द न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई तकनीकी को, दैट आर यूज टू फाइट, जिसका प्रयोग किया जाता है लड़ने के लिए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, विच लीड टू टोटल डिस्ट्रक्शन, और जो कहाँ ले जाता है? हमें संपूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। स्टैंजा नंबर 4, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. What does the poet expect of the fisherman and why? कभी जो फिशरमैन है उनसे क्या उम्मीद रखता है और क्यों रखता है? द पोइट एक्सपेक्ट दैट, कभी उम्मीद रखता है दैट इन द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, जो स्थिरता का जो क्षण है, द फिशरमैन विल गेट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, मछुआरों के पास समय होगा इंट्रोस्पेक्ट करने का, आत्मनिरीक्षण करने का। दे वो नॉट हार्म द व्हेल्स एट द टाइम, और वो उस समय क्या नहीं करेंगे? व्हेल्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वॉट विल द मैन गैदरिंग साल्ट टू डू, नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति क्या करेगा उस समय? द मैन गैदरिंग साल्ट विल स्टॉप फॉर अ वाइल, जो व्यक्ति हैं साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, विल स्टॉप फॉर अ वाइल, वो कुछ समय के लिए रुकेंगे, एंड टेंड टू हिज वॉन्डेड हैंड्स, और वो ध्यान दे पाएंगे अपने घायल हाथों को, जो हाथ उनके चोटिल हो गए हैं, जो काम करने में व्यस्त भी नहीं रहते हैं, इनके पास इतना समय ही नहीं है कि अपने हाथों को भी देख पाएँ, उनके पास समय होगा कि अपने हाथों की ओर भी देख पाएँ। व्हाट डू द हर्ट्स हैंड इम्प्लाई, यहाँ हर्ट हैंड्स का क्या मतलब है? हर्ट हैंड्स इम्प्लाई द डिस्ट्रक्शन, जो हर्ट हैंड्स हैं उसका अर्थ है द डिस्ट्रक्शन, उस विनाश से, दैट ह्यूमन्स हैव कॉज्ड बाय देमसेल्फ, जो ह्यूमन ने खुद कारण बना है उस डिस्ट्रक्शन का, विनाश का। इन द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण का, इन परस्यूट ऑफ देयर सेल्फिश नीड, किसके कारण? अपने स्वार्थ की ज़रूरतों को पूरा करने के कारण। अपने ये स्वार्थ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य ने क्या किया है? खुद विनाश उत्पन्न किया है, यानी मनुष्य खुद उसका कारण बना है, जो प्रकृति में विनाश फैला हुआ है उसका। वॉट शुड द फिशरमैन नॉट डू, मछुआरों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? द फिशरमैन शुड नॉट हर्ट द व्हेल्स इन द सी, मछुआरों को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, जो हेल मछलियां हैं समुद्र में हैं उनको। स्टैंजा नंबर 5, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Who does we refer to in this above line? ऊपर दी गई लाइन में जो वी वर्ड है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है? जो यहाँ पर वी दिया है, इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? वी रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर वी का मतलब है ह्यूमन बीइंग से, मानवों से। वो आर ऑलवेज थिंकिंग, जो सदैव ही सोचते रहते हैं, अबाउट देयर ऑन प्रोग्रेस, अपनी खुद की तरक्की के बारे में, एडवांसमेंट, ठीक है, समृद्धि के बारे में, कि वो और आगे बढ़ें, तरक्की करें, इसी के बारे में वो सोचते रहते हैं। वाई डज द पोइट वॉन्ट अस टू डू नथिंग फॉर वंस, कभी क्यों चाहता है कि एक क्षण के लिए हम अपनी सारी गतिविधियों को रोक दें और कोई कार्य ना करें? द पोइट वॉन्ट्स अस टू डू नथिंग, कभी चाहता है कि हम कोई कार्य ना करें, फॉर वंस, कुछ पल के लिए, सो दैट, ताकि अवर माइंड्स कैन बी एट पीस, कि हमारे माइंड को शांति मिलेगी, एंड वी आर एबल टू इंट्रोस्पेक्ट, और हम योग्य हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट करने के लायक हो जाएंगे, हम आत्मनिरीक्षण करने के लायक हो जाएंगे, एंड एनालाइज, और हम विश्लेषण करेंगे, टू अवर एक्शंस, अपने कार्यों का। यहाँ विश्लेषण करने से मतलब है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या कार्य किए हैं, अब तक क्या कार्य किए हैं, उसमें हम विश्लेषण कर पाएंगे कि कौन से कार्य हमारे सही थे और कौन से कार्य गलत थे। हमें ये सोचने का मिलता ही नहीं है, हम इतने बिजी हो गए हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करने का समय रहता ही नहीं है। इसलिए पोइट कहता है कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू द पोइम, व्हाट इज़ द सैडनेस, वो उदासी क्या है जिसकी ओर कभी इस पोइम में संकेत करता है?
द पोइट रेफर्स टू द सैडनेस, कवि संकेत करता है उस उदासी की ओर, विच अराइजेज, जो उत्पन्न होती है, ड्यू टू द फैक्ट, इस तथ्य के कारण, दैट द पीपल फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, कि लोग फेल हो जाते हैं समझने में, अपने आप को ही समझने में फेल हो जाते हैं। दे हैव नो टाइम, क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है, टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मनिरीक्षण करने का, अबाउट देयर एक्शंस, अपने कार्यों का, एंड देयर कंसिक्वेंसेस, और उसके परिणामों का। वो सोचते ही नहीं है हम क्या कार्य कर रहे हैं, उसके क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में समय ही नहीं है उनके पास कि जो कार्य कर रहे हैं उसका विश्लेषण कर पाएँ कि जो कार्य कर रहे हैं इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, या फिर हमें इसका लॉस मिलेगा, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, वो सोचते ही नहीं है। हाउ कैन अ ह्यूज साइलेंस डू गुड टू अस, एक लंबा मौन हमारी भलाई किस प्रकार कर सकता है। अ ह्यूज साइलेंस कैन डू गुड, एक ह्यूज साइलेंस, एक लंबी टाइम के लिए, लंबी देरी के लिए हम अगर साइलेंस हो जाते हैं तो ये अच्छा होगा हमारे लिए, बिकॉज क्योंकि वी आर एबल टू अचीव पीस, हम योग्य हो जाएंगे शांति को प्राप्त करने के लिए। इन दिस साइलेंस, इस साइलेंस में इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग, और ये हमारी सहायता करता है विश्लेषण करने में, अवर सेल्व्स, हमारे स्वयं को, एंड अवर एक्शंस, हमारे कार्यों को, इंटरप्ट करते हुए, ठीक है, इंटरप्ट का मतलब तो व्यवधान डालते हुए, रोकते हुए, द सैडनेस ऑफ थ्रीटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, जो सैडनेस है, सैडनेस ऑफ थ्रीटनिंग, जो धमकी दी जा रही है, जो फ्यूचर बताया जा रहा है, दुख का कारण बताया जा रहा है, अवर सेल्फ, हमारा, विद डेथ, और जिसका संबंध किससे जुड़ा हुआ, मौत से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को इंटरप्ट करेगा, रोकेगा और बताएगा, हमारे कार्यों को एनालाइज करेंगे हम अगर ऐसा करते हैं तो, इंट्रोस्पेक्शन करने से ये फ़ायदा मिलेगा हमें। व्हाट आई वांट, नेक्स्ट संज्ञा देखते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। What should not be confused with total inactivity, जो टोटल इनएक्टिविटी संपूर्ण निष्क्रियता, मतलब हम कुछ भी नहीं करें, इसका क्या अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम निठल्ले पड़े रहें, कोई काम ही ना करें। स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, यहाँ जो वर्ड स्टिलनेस दिया है, शांति, क्वाइटनेस, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कि स्थिर बने रहें, शांत बने रहें, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है विद टोटल इनएक्टिविटी। यहाँ टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है क्या है, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना जाना है, और आपको पहले ही बता दिया है टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है जो भी कार्य कर रहे हैं हम, कि उसके परिणाम क्या होंगे, कंसिक्वेंसेस उसके अच्छे होंगे या नहीं होंगे, ये सोचकर हमें कार्य करना है। और ये हमें टाइम कब मिल पाएगा, जब हम स्टिलनेस रखेंगे, क्वाइटनेस रखेंगे तब। व्हाट इज़ द लाइफ अबाउट, जीवन किसके बारे में है। लाइफ इज़ अबाउट लिविंग इट टू द फुलेस्ट, लाइफ जो है किसके बारे में है, टू द फुलेस्ट, अपना संपूर्ण बताया जा रहा है, इसमें पूरे जीवन के बारे में बताया जा रहा है। इट इज़ नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है फॉर वेस्टिंग इट बाय सिटिंग आइडल, कि हम क्या करें, एक तरफ कोने में पड़े रहें और कोई कार्य ना करें। मतलब हमें कार्य करने हैं, जीवन जीने के लिए जो कार्य किए जाते करने हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी समय देना है। ऐसा नहीं पोइट ये हमें सुझाव दे रहा है कि हमें कोई काम ही नहीं करना है, ना कोई काम करेंगे, ना किसी से लड़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका अलग वे में भी नहीं निकालना है, इसका मतलब सिर्फ ये निकालना है कि हमें जो कार्य करते हैं उन कार्य को करते रहना है, और ये भी सोचते रहना जो कार्य कर रहे हैं उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। पोइट यही कहना चाह रहा है। तो उसने बता दिया क्लियर कि आइडली मतलब आलसी होकर एक तरफ पड़े रहना, अपना जीवन बर्बाद करते रहना, उनका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर ये कहना नहीं चाह रहा है। वाई डज द पोइट से आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कभी ये क्यों कहता है कि मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं चाहता मैं। द पोइट क्लैरिफाइज दैट, पोइट क्लैरिफाइज, क्लियर करता है दैट ही वॉन्ट्स नो एसोसिएशन, कोई संबंध नहीं है विद डेथ, डेथ के साथ। ही इज़ एडवोकेटिंग इलनेस, वो तो ये कह रहा है कि किसको बढ़ावा देने की बात कर रहा है, वो आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस, कि आप स्थिर रहें, शांत रहें, और किसके लिए शांत रहें, ऐसा नहीं किसी कार्य को ना करने के लिए शांत रहें, टू इंट्रोस्पेक्ट, अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए। नॉट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, केवल टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है, ना ही वो डेथ की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो स्टिलनेस और इंट्रोस्पेक्ट की बात कर रहा है। What does the poet not want himself to be, कभी स्वयं क्या बनना नहीं चाहता है। The poet does not want himself to be confused, कभी हमें कंफ्यूज करना नहीं चाहता है।
विद द एडवोकेटिंग टोटल इनएक्टिविटी। बार बार इसी चीज़ को बता रहे हैं, रिपीटेशन है कि टोटल इनएक्टिविटी की वकालत वो नहीं कर रहा है, वो तो वकालत कर रहा है किसकी, इंट्रोस्पेक्शन की, ठीक है, क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस की। परहैप्स द नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा देखते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वॉट डज द अर्थ टीच अस? पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? द अर्थ टीच अस दैट, पृथ्वी हमें सिखाती है दैट देयर इज़ लाइफ, एक जीवन है, अंडर अपरेंट स्टिलनेस, ठीक है, एक क्लियर स्टिलनेस के नीचे, शांति के नीचे। इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट वी कैन स्टिल बी अलाइव, कि हम जीवित रह सकते हैं, इवन इफ वी अपीयर टू बी स्टिल और काम। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम प्रतीत होते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कैसा, स्टिल, स्थिर, और काम, शांत दिखाते हैं। तो वॉट डज द पोइट मीन टू बी अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12? 12 तक काउंट करने का कवि का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहता है? द पोइट वॉन्ट्स टू अचीव पीस बाय काउंटिंग अप टू 12। कवि ये कहना चाहता है बाय काउंटिंग अप टू 12 ही वॉन्ट्स टू इंट्रोस्पेक्ट इन अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। वो क्या चाहता है कि जो 12 तक काउंट करेगा, वो चाहता है कि इससे आपको इंट्रोस्पेक्शन मिलेगा इन अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, ठीक है, आप साइलेंस के क्षण को महसूस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट? मौन रहने के क्या महत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उसका? द कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन, कीपिंग क्वाइट का मतलब ये नहीं है कि कीपिंग म्यूट, कि आप म्यूट हो जाएं, ना बोलें, ना कुछ कार्य करें, बिल्कुल अनएक्टिव बने रहें, ये मतलब नहीं है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है वी शुड अवॉइड ऑल सच एक्टिविटीज़, हमें उन एक्टिविटीज़ से बचना है, बचना चाहिए, विच हर्ट नेचर, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है, ठीक है, जिससे प्रकृति को नुकसान हो। एंड इट टर्न हार्म्स अस, और बदले में प्रकृति भी हमें क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। अगर कोई ऐसा कार्य करेंगे जाने अनजाने में जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, तो फैक्ट है कि प्रकृति भी हमें एक दिन बदले में नुकसान पहुंचाएगी। व्हाट इज़ ऑलवेज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड? सब कुछ मृत सा प्रतीत होता है, तब भी जीवित क्या रहता है? ओनली द अर्थ इज़ अलाइव, केवल पृथ्वी ही जीवित प्रतीत होती है। व्हेन एवरीथिंग एल्स अपीयर्स टू बी डेड, जब आपको हर चीज़ मृत नज़र आती है तब। आई होप आपको ये स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, इनको तैयार करें। और मैंने इससे पहले की जो पोएम हैं, 2 पोएम, उनको भी मैंने कवर करा दिया है। और फिर भी एट लास्ट हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को पहले देखें, उसके बाद अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आपके लिए ईजी रहेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसी तरीके से हम आगे के टॉपिक्स भी कवर कराते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।